डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आज आप लोगों को हार्ट मानिया के रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंक्स में प्रवेश होने वाली जल धारा सागर के जल में घुलित ऑक्सीजन को भी लाती है। फेरिंक्स की वॉल रुधिर वाहिनियों के संपन्न जल द्वारा अत्यंत संवेदी होती है और गैसीय विनिमय के योग्य पतली भी होती है। रुधिर की कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जल की ऑक्सीजन से विनियमित हो जाती है। श्वसन तल अनुदैर्ध्य वलनों और अंकुरकों के कारण बढ़ जाता है। रुधिर का श्वसन वर्णन ऑक्सीजन के अवशोषण के अयोग्य होता है। गैसीय विनिमय एट्रियम के वैस्कुलर ट्रेबिकुलाई में भी होता है। इसके अतिरिक्त वैस्कुलर एम्पुली और ब्लड वेसल्स की उपस्थिति के कारण टेस्ट भी गैसीय विनिमय में सहायता करता है। इस प्रकार टेस्ट एक सहायक श्वसन अंग की भांति कार्य करता है। अब मैं आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। हार्ट मानिया के सर्कुलेटरी सिस्टम को दो भागों में पढ़ सकते हैं, हार्ट और पेरिकार्डियम तथा ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। हार्ट मानिया का वैस्कुलर सिस्टम काफी अधिक डेवलप होता है और मॉडिफाइड भी होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्ट और पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, इलोंगेटेड और ट्रांसपेरेंट ट्यूब है जो कि लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी और 3 मिलीमीटर चौड़ी होती है। यह राइट गोनेड के नीचे कुछ तिरछी उपस्थित होती है। यह दोनों सिरों से बंद होती है और एक रंगहीन पेरिकार्डियल फ्लूइड से फिल्ड रहती है, जिसमें ब्लड की तरह के कार्पसल्स या रक्त कोशिकाएं उपस्थित होती है। इसकी मोटी वॉल कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसमें ब्लड साइनसेस होते हैं और ये बाहर से स्क्वामोस एपिथेलियम द्वारा लाइंड रहती है। जैसे कि हम यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं, हार्ट मानिया के पेरिकार्डियम को कट किया जाता है तो इसमें हार्ट का अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। पेरिकार्डियम इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हार्ट प्रेजेंट है और हार्ट से वेसल्स निकलती हुई दिखाई दे रही है। ब्रांचियोकार्डियल वेसल, वेंट्रल एओर्टा और सब एंडोस्टाइलर टेस्ट वेसल। ये दूसरा डायग्राम है जिसमें हार्ट और पेरिकार्डियम का टीएस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीच में हार्ट की ल्यूमन दिखाई दे रही है जो कि एक कनेक्टिव फ्लैप द्वारा पेरिकार्डियम से जुड़ी रहती है। हार्ट की वॉल में इसमें मसल लेयर दिखाई दे रही है। इसकी वॉल एपिथेलियल वॉल है। चारों तरफ पेरिकार्डियम दिखाई दे रही है। पेरिकार्डियम की वॉल पेरिकार्डियल वॉल कहलाती है, जिसमें हम ब्लड साइनसेस देख रहे हैं। हार्ट पेरिकार्डियम से कनेक्टिंग फ्लैप द्वारा जुड़ा हुआ है। हार्ट पेरिकार्डियम में इनक्लोज रहता है और यह थिन मेसेंट्री लाइक कनेक्टिव टिश्यू या फ्लैप द्वारा पूरी लंबाई में इस पेरिकार्डियम की पूरी लंबाई में जुड़ा रहता है। यह एक सिलिंड्रिकल हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल और थिन वॉल स्ट्रक्चर है जिसमें स्ट्राइट या रेखित मसल्स होती है। यह पेरिकार्डियम के इनफोल्डिंग से बना होता है। इसके दोनों सिरे खुले होते हैं। यहाँ पर कोई वॉल्स नहीं होते, लेकिन एक पियर शेप्ड बॉडी या नाशपाती के आकार की काय प्रेजेंट पेरिकार्डियल बॉडी के मिडवे में प्रेजेंट होती है, जो कि हार्ट में ब्लड के फ्लो को या बहाव को
नियंत्रित करती है। ब्लड वेसल, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इलेबोरेट सिस्टम है। इसमें मेजर ब्लड वेसल्स में डेफिनेट वॉल्स या दीवारें होती हैं, जबकि छोटी ब्लड वेसल्स में ये दीवारें नहीं होती। लार्जर ब्लड वेसल्स और उनकी ब्रांचेस निम्न प्रकार होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट वेसल वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा या इसका दूसरा नाम सब एंडोस्टाइलर वेसल है। यह सबसे लार्जेस्ट वेसल होती है जो कि हार्ट के वेंट्रल साइड से या वेंट्रल सिरे से निकलती है। इसके ओरिजिन वाले बिंदु पर यह एक मोटी वेंट्रल टेस्ट वेसल देती है जो कि टेस्ट के वेंट्रल साइड को सप्लाई करती है। उसके बाद यह दो भागों में बट जाती है, एक एंटीरियर लिम्ब या ब्रांच और दूसरी पोस्टीरियर ब्रांच। ये दोनों हाइपोब्रैंकियल ब्रांच होती हैं जो कि इसमें से जो फर्स्ट होती है वो एंडोस्टाइल के नीचे रन करती है। दोनों ब्रांचेस फिर आगे चलकर कई युग्मित ट्रांसवर्स वेसल्स देती हैं, जो कि 40 से लेकर 56 तक युग्मित हो सकती है। ये ट्रांसवर्स वेसल्स ब्रैंकियल सैक की वॉल में जाती है और ब्रैंकियल सैक में उपस्थित स्टिग्मेटा के पंक्तियों के रोज के बीच में से निकलकर कई छोटी या महीन वेसल्स में रूपांतरित हो जाती हैं। इसके अलावा कई महीन वेसल्स एंडोस्टाइल और वेंट्रल में जाती है। एंटीरियर ब्रांच दो सर्कुलर वेसल्स से जॉइन करती हैं। इसमें से एक है पेरीफेरेंजियल वेसल जो कि पेरीफेरेंजियल ग्रूव के नीचे स्थित होती है और दूसरी सब टेंटिकुलर वेसल जो कि ब्रैंकियल टेंटिकल्स के नीचे होती है। इनके नाम से पता चल रहा है सब टेंटिकुलर यानी कि टेंटिकल के नीचे। इसी तरह से पेरीफेरेंजियल वेसल जो कि फेरेंजियल ग्रूव को सप्लाई करती है। तो हर एक वेसल के नाम से पता चल जाता है कि वो कौन से भाग में जा रही है। टेंटिकुलर ब्रांच हर एक टेंटिकल में जाएगी और इसके अलावा 6 से 8 तक साइफोनल वेसल्स होती हैं जो कि ब्रैंकियल साइफन में जाती है। वेंट्रल एओर्टा की पोस्टीरियर ब्रांच एक छोटी वेसल के रूप में इसोफेजियल एरिया में या इसोफेजियल क्षेत्र में जाती है। ये फर्स्ट वेसल है जिसकी हमने ब्रांचेस देखी, वेंट्रल एओर्टा जो कि मेन या सबसे मुख्य एओर्टा है। दूसरी डॉर्सल एओर्टा, यह एक मोटी वेसल होती है जो कि मिड डॉर्सली प्रेजेंट होती है। डॉर्सल ब्रैंकियल सैक की डॉर्सल वॉल के डॉर्सल लेमिना के ठीक ऊपर स्थित होती है। यह हार्ट से सीधे कनेक्टेड नहीं होती, सीधे जुड़ी नहीं होती, लेकिन यह वेंट्रल वेसल से 5 से 7 जोड़ी ट्रांसवर्स वेसल्स के द्वारा कम्युनिकेट करती है। इसके अलावा सर्कुलर पेरीफेरेंजियल और सब टेंटिकुलर वेसल्स से भी ये कम्युनिकेट करती है। इसके मिडिल भाग से एक न्यूरल वेसल निकलती है जो कि न्यूरल कॉम्प्लेक्स में जाती है। डॉर्सल एओर्टा का एंटीरियर एंड एक छोटी ब्रांच के रूप में डॉर्सल ट्यूबरिकल में जाता है। इसके अलावा इसकी 6 से 8 तक साइफोनल वेसल्स होती हैं जो कि ब्रैंकियल साइफन के वेंट्रल में जाती है। तीसरी ब्रैंकियोविसरल वेसल, यह डॉर्सल एओर्टा के पोस्टीरियर भाग में होती है जो कि काफी छोटी
वेसल है। यह दो भागों में डिवाइड हो जाती है, राइट ब्रांच या राइट इसोफेजियल वेसल जो कि छोटी होती है और राइट लीवर लोब को जाती है, और इसके अलावा यह इसोफेगस के राइट साइड में भी जाती है। दूसरी लेफ्ट ब्रांच या वेंट्रोइंटेस्टाइनल वेसल जो कि मोटी और लंबी होती है तथा इसोफेगस के लेफ्ट साइड में स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम तथा लेफ्ट गोनेड और लेफ्ट लीवर लोब को सप्लाई करती है। फिर कार्डियोविसरल वेसल, यह हार्ट के डोर्सल सिरे से निकलती है और ब्लड को या रक्त को कई ऑर्गन्स में अपनी अलग-अलग ब्रांचेस द्वारा लेकर जाती है। अपने उद्गम से निकलते ही यह एक राइट हेपेटिक वेसल के रूप में राइट लीवर लोब में जाती है तथा एक इसोफेजियो टेस्ट वेसल के रूप में इसोफेगस तथा टेस्ट में जाती है। मेन डोर्सल ब्रांच एक टेस्ट वेसल, एक लेफ्ट इसोफेजियल तथा एक लेफ्ट गोनेडियल इनके रिसेप्टिव ऑर्गन्स में जाती है। ये बाद में फैलकर एक सर्कुलर सब टेंटिकुलर वेसल बनाती है जो कि एट्रियल टेंटिकल्स के बेस पर होती है तथा एट्रियल साइफन के वॉल में ये 6 से 8 तक साइफोनल ब्रांचेस के रूप में जाती है। मेन वेसल में इसकी जो मेन मिडिल ब्रांच है वो लेफ्ट गोनेडियल वेसल है जो कि लेफ्ट गोनेड में जाती है। इसके अलावा मेन वेंट्रल ब्रांच जल्दी ही डिवाइड होकर डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल के रूप में लेफ्ट लीवर लोब, स्टमक और इंटेस्टाइन में जाती है। एक गैस्ट्रिक वेसल जो कि स्टमक और एक डोर्सल टेस्ट वेसल जो कि टेस्ट में जाती है। इस तरह से हम इनकी ब्रांचेस को इन डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं, हार्ट से फिर निकल रही है वेंट्रल एओर्टा के दो भाग हैं, पोस्टीरियर लिम्ब और ये एंटीरियर लिम्ब से हम देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वेसल्स से निकल रही है जो कि ब्रैंकियल सैक में जाएंगी। इनके ब्रैंकियल सैक में जो स्टिग्मेटा है उनके बीच में से निकलकर ये ब्रांचेस जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं टेंटिकल, जहाँ पर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर टेंटिकुलर ब्रांच और ऊपर की तरफ जहाँ ब्रैंकियल साइफन है वो साइफोनल ब्रांच और वेंट्रल एओर्टा के निकलते के बाद यहाँ पर जब एंटीरियर लिम्ब से फिर एक ये ब्रांच निकल रही है जो कि पूरे टेस्ट में जा रही है। ये निकल रही है इसकी टेस्ट ब्रांच। इस तरह से ये वेंट्रल एओर्टा की ब्रांचेस हैं। अब हम डोर्सल एओर्टा और ब्रैंकियोविसरल वेसल को देखते हैं। डोर्सल एओर्टा ब्रैंकियल सैक के डोर्सल साइड में जहाँ पर डोर्सल लेमिना होता है वहां पर प्रेजेंट है। ये देखिए ये डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा से ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ट्रांसवर्स ब्रांचेस जो कि ब्रैंकियल सैक में जा रही है। एक छोटी ब्रांच निकली न्यूरल वेसल जो कि डोर्सल ट्यूबरकल में जाएगी या न्यूरल ग्लैंड में जाएगी।
इसके अलावा पेरीफेरेंजियल ब्रांच जो कि पेरीफेरेंजियल बैंड में जाएगी, और टेंटिकुलर ब्रांच टेंटिकल्स में, और साइफोनल ब्रांच साइफन में। इसके अलावा इसके डोर्सल एओर्टा से फिर एक पीछे की तरफ एक ब्रांच निकली, ब्रैंकियोविसरल वेसल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये इसकी ब्रांचेस भी ब्रैंकियल सैक और विसरल ऑर्गन्स में जा रही है। वेंट्रो इंटेस्टाइनल जो कि इंटेस्टाइनल के पार्ट में जाएंगी। फिर ये राइट ईसोफेजियल ब्रांच, ये दो में डिवाइड हो रही है, ईसोफेगस और राइट लीवर में। इस तरह से यहाँ पर हमने डोर्सल एओर्टा और ब्रैंकियोविसरल वेसल्स की ब्रांचेस देखी। नेक्स्ट, ब्लड। ब्लड जो है वो हल्के लाल रंग का, ट्रांसपेरेंट और सी वाटर की तुलना में हाइपरटोनिक होता है। इसमें कुछ कलरलेस अमीबॉइड ल्यूकोसाइट्स होती हैं। 6 से 7 प्रकार की कलर्ड कार्पसल्स होती हैं। ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियर रहित हो सकती हैं। ये इनमें इनकी संख्या एक कुछ या इनमें एक या कुछ या कई वैक्यूल्स हो सकती हैं, तथा नेफ्रोसाइट्स होती है जिनमें वैक्यूल्स होते हैं, तथा कोलाइडल साइटोप्लाज्म होता है। कार्पसल्स में प्रेजेंट पिगमेंट ऑरेंज, येलोइश ब्राउन या येलोइश ग्रीन कलर का हो सकता है, लेकिन ये लाल कभी नहीं होता। अधिकतर ट्यूनिकेट्स में वेनेडियम नाम का धातु सी वाटर से एक्सट्रैक्ट होता है, और इनको ग्रीन ब्लड कार्पसल्स में स्टोर किया जाता है। ऐसी ब्लड कार्पसल्स जो कि वेनेडियम को संग्रहित करती हैं, वेनेडोसाइट्स कहलाती हैं। लेकिन इनकी ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग पावर काफी कम होती है, और इनका वास्तविक कार्य अनसर्टेन है, अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। लेकिन कुछ ट्यूनिकेट्स में, जिसमें हर्डमानिया भी सम्मिलित है, वो वेनेडियम को सी वाटर से एक्सट्रैक्ट नहीं करते। एसिडियल्स में कैपिलरीज अनुपस्थित होती हैं, लेकिन साइनसेस उपस्थित होते हैं। इस तरह से ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में कोई विभेदन नहीं होता, और इनमें फ्री इंटरमिक्सिंग होती है। अब हम इसका कोर्स ऑफ सर्कुलेशन देखते हैं, यानी कि किस परिसंचरण पथ किस तरह से परिसंचरण होता है। हर्डमानिया के हृदय में रुधिर प्रवाह का नियंत्रण करने हेतु कोई कपाट नहीं होते, और जो क्रमाकुंचम तरंगों और छोटे नाशपति नुमा काय द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। कुछ भी हो, एसिडियल हृदय एनिमल किंगडम में अद्वितीय होता है, क्योंकि इसमें नियमित अंतरालों पर विपरीत क्रमाकुंचन द्वारा रुधिर के प्रवाह की दिशा परिवर्तित होती रहती है। जब रुधिर का प्रवाह उलटता है तो धमनियां और शिराएं अपना कार्य परिवर्तित कर लेती हैं। जब हृदय अधरपृष्ठ या वेंट्रोडोर्सली दिशा में धड़कता है, तो ब्रैंकियल सैक और टेस्ट से वेंट्रल एओर्टा द्वारा स्टोर्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्डियोविसरल वेसल में पंप कर दिया जाता है, और फिर शरीर के विभिन्न भागों, टेस्ट और विसरल ऑर्गन्स आदि को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। विसरल ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
ब्रैंकियोविस्रल वेसल द्वारा संग्रहित होता है और उसे और वहां से ये डोर्सल एओर्टा में चला जाता है। डोर्सल जहाँ डोर्सल एओर्टा इस ब्लड को ट्रांसवर्स गिल वेसल्स में ले जाकर ऑक्सीजनेशन के लिए पहुंचा देती है। इस तरह से एक वापस से फ्रेश साइकिल या नया चक्र प्रारंभ होता है। जब हृदय डोर्सोवेंट्रल दिशा में बीट करता है तो विसरल ऑर्गन से कार्डियोविसरल वेसल्स द्वारा ब्लड वेंट्रल एओर्टा में पंप होकर ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वेसल्स, पेरीफेरेंजियल वेसल, टेस्ट वेसल, सबटेंटिकुलर वेसल वाहिनियों में वितरित किया जाता है। अब यह ब्लड ऑक्सीकृत होकर डोर्सल एओर्टा द्वारा कलेक्ट होता है और एक बार फिर ब्रैंकियोविसरल वेसल द्वारा विसरल ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। विसरल ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्डियोविसरल वेसल द्वारा संग्रहित होकर हृदय में वापस लाया जाता है और चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। ये देखिए कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। वेंट्रल एओर्टा से ब्लड ब्रैंकियल वेसल्स द्वारा ब्रैंकियल सैक में डिफरेंट में पहुंचती है। इसी तरह से वेंट्रल एओर्टा से ये हार्ट से ब्लड जो है वो कार्डियोविसरल वेसल से कलेक्ट हो रहा है, जो कि विसरल ऑर्गन्स और टेस्ट में अपनी वेसल्स को देती है। फिर ये ब्लड का ब्रांचियो विसरल वेसल्स से कलेक्ट होकर डोर्सल एओर्टा में जा रहा है। डोर्सल एओर्टा से ये ब्रैंकियल सैक में या गिल्स में पहुंच रहा है। वहां पर ब्लड जो है वो ऑक्सीकृत हो जाती है। ऑक्सीकृत होने के बाद ब्लड वापस से वेंट्रल एओर्टा में पहुंचता है। इसी तरह से इन इन सभी जगहों से कलेक्शन ब्लड जो है वो डीऑक्सीकृत या डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो वापस से इन वेसल्स द्वारा कलेक्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम दो पथ देख रहे हैं, मतलब यह कलेक्ट भी कर रहा है और ब्लड दे भी रहा है। ये इस तरह से हमने ब्लड सर्कुलेशन की जब हम फिजियोलॉजी देखते हैं तो हार्ट जो है उसमें रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन पेसमेकर्स द्वारा स्टार्ट होता है, जो कि हार्ट के सिरों पर पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। पेसमेकर्स जो हैं वो अल्टरनेटली वर्क करते हैं, यानी कि एक क्रम में वर्क करते हैं या कार्य करते हैं। जब डॉर्सल साइड का पेसमेकर वर्क करता है तो कॉन्ट्रैक्शन की वेव डॉर्सल सिरे से वेंट्रल सिरे तक होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रल एओर्टा में फ्लो करता है। इसमें एक पेसमेकर जब डॉर्सल एंड से गति करता है तो यह ब्लड के फ्लो को डॉर्सल एओर्टा में जाने से रोकता है। मतलब एक पेसमेकर जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड वेंट्रल एओर्टा से निकलकर
वेंट्रल एओर्टा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, लेकिन दूसरा जो पेसमेकर है वो डोर्सल एंड में पहुंचता है और ब्लड के फ्लो को डोर्सल एओर्टा में जाने से रोकता है। तो इस तरह से ब्लड केवल एक ही दिशा में बहेगा, यानी कि केवल वेंट्रल एओर्टा में जा रहा है, डोर्सल एओर्टा में नहीं जाएगा। वेंट्रल एओर्टा से ब्लड फेरिंग्स में पहुंचता है और टेस्ट में पहुंचता है, जहां पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड डोर्सल एओर्टा में पहुंचता है। डोर्सल एओर्टा से यह विसरल ब्रैंकियोविसरल वेसल द्वारा विसरल ऑर्गन्स में सप्लाई किया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन विसरल ऑर्गन से कलेक्ट किया जाता है और ये कार्डियोविसरल वेसल द्वारा कलेक्ट होकर हार्ट में पहुंचता है। अब वेंट्रल एंड का पेसमेकर फंक्शन करता है और कॉन्ट्रैक्शन की वेव या तरंग वेंट्रल एंड से डोर्सल एंड की तरफ होती है। इस समय ऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्डियोविसरल वेसल में फ्लो करता है, क्योंकि अब वेंट्रल एओर्टा में ब्लड के जाने का रास्ता बंद हो जाता है। इस तरह से अब हम इसमें पूरा ब्लड का सर्कुलेशन का पाथ देखते हैं। ये देखिए हार्ट दो तरह के इसमें सर्कुलेशन बताए हैं। ये एरो वाला जो सर्कुलेशन है, छोटे छोटे जो डैशेस से जो दिखाया गया है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है और ये वाला एरो जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है। यानी कि देखिए हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला कार्डियोविसरल वेसल द्वारा, ये विसरल ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हुई। विसरल ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ ब्रैंकियोविसरल वेसल द्वारा। ब्रैंकियोविसरल वेसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डोर्सल एओर्टा में पहुंचा। डोर्सल एओर्टा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेरिंग्स में, फेरिंग्स से, क्योंकि यहाँ पर फेरिंग्स में ऑक्सीजनेशन की क्रिया हुई और अब फेरिंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलकर ट्रांसवर्स वेसल्स द्वारा वेंट्रल एओर्टा में पहुंचा। वेंट्रल एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलकर हार्ट में पहुंचा। हार्ट में कार्डियोविसरल वेसल्स द्वारा लाया गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो अब दूसरे डायरेक्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा से इसकी एक ब्रांच कहाँ पर गई, टेस्ट में भी ऑक्सीजनेशन की क्रिया हुई। इसके अलावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसवर्स वेसल्स में पहुंचा। ट्रांसवर्स वेसल्स द्वारा फेरिंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ पर पहुंचा, तब यहाँ पर ऑक्सीजनेशन की क्रिया हुई। फेरिंग से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलकर डोर्सल एओर्टा में, डोर्सल एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला ब्रैंकियोविसरल वेसल ने सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स में करी। विसरल ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर कार्डियोविसरल वेसल में, कार्डियोविसरल वेसल से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलकर हार्ट में पहुंचा। इस तरह से हम हार्ट में दो तरह के ब्लड फ्लो को देखते हैं, ऑक्सीजनेटेड और
डीऑक्सीजनेटेड। इसमें ये डायरेक्शन जो है ये आपको डॉर्सो-वेंट्रल डायरेक्शन बता रहा है और डॉटेड एरो जो है वो आपको वेंट्रो डॉर्सल डायरेक्शन को बता रहा है। इस तरह से ब्लड का फ्लो डॉर्सो-वेंट्रल साइड में, डॉर्सो-वेंट्रल डायरेक्शन में और वेंट्रो डॉर्सल डायरेक्शन में, यानी कि पृष्ठ अधर दिशा और अधर पृष्ठ दिशा दोनों से होता है, लेकिन इन दोनों डायरेक्शन में जब होता है तो अलग-अलग ब्लड के लिए एक डायरेक्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक में डीऑक्सीजनेटेड। इस तरह से हम देखते हैं कि हार्ट मानिया का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो बहुत पिक्यूलियर है। तो इसमें क्या है, इकोलॉजिकल ऑडिटी यानी कि जैविक विषमताएं क्या है। हार्ट मानिया का सर्कुलेटरी सिस्टम पिक्यूलियर है और यूनिक है। इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल किंगडम के और किसी भी एनिमल में नहीं पाया जाता। सर्कुलेटरी सिस्टम के स्पेशल फीचर्स निम्न प्रकार हैं। पहला, रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो। सभी एनिमल्स में रक्त केवल एक दिशा में बहता है, लेकिन हर्ड मानिया में ब्लड का फ्लो दो डायरेक्शंस में होता है, क्योंकि इनमें दो पेसमेकर्स होते हैं। जब हार्ट डॉर्सो वेंट्रली बीट करता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रल एओर्टा में जाता है, हार्ट से निकलकर वेंट्रल एओर्टा में जाता है। और जब हार्ट वेंट्रोडॉर्सली बीट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्डियोविसरल वेसल में पहुंचता है। इस तरह दो, दोनों में दोनों तरह के डायरेक्शन में ब्लड का ऑक्सीजनेशन की क्रिया ब्लड के ऑक्सीजनेशन की क्रिया फेरिंग्स और टेस्ट में होती है। ये हमने सेम सर्कुलेशन जो मैंने आपको पहले बताया था उसको हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, डॉर्सल एओर्टा से ब्रैंकियल वेसल, फिर वेंट्रल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा, फिर ये ब्रैंकियल वेसल, ये देखिए हार्ट, हार्ट से निकली वेंट्रल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा से ब्रांच टेस्ट में गई, टेस्ट से ब्रांच निकल के वापस वेंट्रल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा से ब्रैंकियल वेसल, ब्रैंकियल वेसल से ब्लड जाएगा गिल्स में और फिर यहाँ से कलेक्ट हुआ डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा से फिर ब्रैंकियोविसरल वेसल, ब्रैंकियोविसरल वेसल से गोनाड्स और दूसरे ऑर्गन्स में और फिर यहाँ से ये कार्डियोविसरल वेसल, कार्डियोविसरल वेसल से ब्लड वापस से हार्ट में और हार्ट से वापस निकलकर कार्डियोविसरल वेसल, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनसे वापस से ये ब्रैंकियोविसरल वेसल से कलेक्ट हुआ। इसी तरह से डॉर्सल एओर्टा से ये ब्रैंकियल वेसल्स निकल रही है और वापस से वेंट्रल एओर्टा में। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन पूरा होता है। हार्ट मानिया का हार्ट
ब्रैंकियल और सिस्टमिक हार्ट दोनों तरह से कार्य करता है। एक समय हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, ऐसे हार्ट को ब्रैंकियल हार्ट कहते हैं, और दूसरे समय ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, ऐसे हार्ट को सिस्टमेटिक हार्ट कहते हैं। तो इस तरह से हार्टमानिया का हार्ट ब्रैंकियल हार्ट और सिस्टमेटिक हार्ट दोनों का कार्य करता है। इसके अलावा इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की विशेषता है कि इसमें कैपिलरीज नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बताया। आगे दूसरे लेक्चर में मैं आपको हार्टमानिया के रिमेनिंग पार्ट के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।